स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट। आज हम बात करेंगे गांव की सरकार की, पंचायत के चुनाव की। वो सरकार जो गांव में रहती है, वो सरकार जो गरीबों के दुख दर्द में सम्मिलित होती है, वो सरकार जो गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराती है, वो सरकार की बात करेंगे जो गांव में छोटे छोटे विकास कार्यों से लेकर लोगों के दुख दर्द में शरीक होती है। इन्हें हम गांव की सरकार कहते हैं। सरकारी भाषा में उन्हें प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, बीडीसी ये और जिला पंचायत अध्यक्ष कहा जाता है। गांव के विकास में और पंचायती राज की अवधारणा में और सत्ता के विकेंद्रीकरण में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यापक योगदान है। यह अलग बात है कि पंचायती राज की जब अवधारणा की गई थी और भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण की मुहिम शुरू हुई तो यह माना गया कि हम गांव के लोगों को उनकी सरकार सौंपेंगे, सत्ता का विकेंद्रीकरण करेंगे, सत्ता के केंद्रीकरण से बचना है और सत्ता उनके लोगों के हाथ में सौंपनी है। यह पंचायती राज की प्रथम अवधारणा है। क्या उस अवधारणा को आज हम पूरा कर पा रहे हैं? यह एक अलग बहस का विषय हो सकता है। पर आज हम यहां पर एकत्र हुए इस बात के लिए बहस करने के लिए कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई, आखिरकार हो गई। तमाम मानव निर्मित बाधाओं के बावजूद, तमाम विघ्न डालने के बावजूद इलाहाबाद हाईकोर्ट का अभिनंदन और उन जज साहबान का स्वागत जिनकी पहल के चलते कम से कम चुनाव की घोषणा हो गई। अभिनंदन इस बात का कि चुनाव समय से कराया जा रहा है, इस बात के लिए ताकि जनवरी तक हो जाना था लेकिन अब अप्रैल में हो रहा है, और अगर कोर्ट इंटरवीन नहीं करती तो अप्रैल में भी नहीं होता। अब कोर्ट ने इंटरवीन किया है। 2015 के आरक्षण प्रणाली पर ही कोर्ट ने फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट भी कुछ लोग गए थे। अभी कौन लोग थे जांच का विषय है, किस मकसद से गए थे जांच का विषय है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो प्ली रिजेक्ट हो गई और अब आज अधिसूचना जारी हो गई। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव 7 चरण में होते हैं, पर उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव सिर्फ 4 चरण में होते हैं, जिसमें हर गांव शामिल है, हर व्यक्ति शामिल है, हर वार्ड शामिल है, हर मोहल्ला शामिल है। पर राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी देखिए, सिर्फ 4 चरण में चुनाव करा रहे हैं। 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और उसके बाद 29 अप्रैल को अंतिम चुनाव। 2 मई की मतगणना। मसला इस बात का है कि आखिर इतना वक्त कैसे लग गया। जनवरी दिसंबर में ही उत्तर प्रदेश में प्रधानी के पद खाली हो गए थे। किसी गांव में प्रधान के पद रह नहीं गए थे क्योंकि कार्यकाल पूरा हो गया था। तो समय से क्यों नहीं कराए गए? और क्या सिर्फ 4 चरणों में करा लेना उचित होगा? क्या इतने कम समय में इतनी जगहों पर एक साथ चुनाव कराना, क्या ये बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय है या हड़बड़ी में लिया गया निर्णय है? और ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि राज्य निर्वाचन आयोग वही कर रहा है जैसा कि हुकूमत चाहती है? इसके पहले ऐसे उदाहरण देखने को कम मिलेंगे जहां पर राज्य निर्वाचन आयोग सरकार के समक्ष इस कदर बेबस और लाचार हो, जहां वो फैसले सरकार से पूछ के लेता हो, जहां सरकार जब कहे वो तब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हो। ऐसे उदाहरण राज्य निर्वाचन आयोग में कम ही मिलेंगे। तो क्या समय रहते चुनाव कराया जा सकता था जो नहीं हुआ? पहला प्रश्न। दूसरा, क्या 4 चरणों में चुनाव हो पाना ठीक है? शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव हो पाएंगे? दूसरा प्रश्न। तीसरा, तैयारियां कैसी हैं? क्योंकि गांव के चुनाव में, मेरी बात हो सकता है कुछ लोगों को बुरी लगे, तो अगर लगती है तो लगे, लेकिन मैं कह दूंगा, गांव के चुनाव में पैसा, पौआ, साड़ी, झुमका और खातिरदारी, मुर्गा भी आप कह सकते हैं, अधिकांश इसी बात का बोलबाला होता है, जिसमें शराब का सेवन सर्वाधिक होता है। क्या इसके रोकथाम की, इसके प्रिवेंशन की कोई योजना है? कोई तैयारी की गई है? राज्य निर्वाचन आयोग के पास कोई एक्शन प्लान है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से पारदर्शी हों?
दुरुपयोग न हो व्यवस्थाओं का, क्या इस बात के प्रयास किए गए हैं? अब तक की तैयारी से नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि सिर्फ चुनाव कराने के लिए चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने की है। एक गंभीर मसला खड़ा हो गया है राज्य निर्वाचन आयोग की सुस्त भूमिका के चलते। और आज अचानक हड़बड़ी में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हैरान करती है। जब 11 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी आज, तो रात में अचानक सुबह सुबह यह घोषणा कर दी गई कि 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अब के पहले ऐसे कोई दृष्टांत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में 11 बजे सुनवाई हो और 10 बजे आचार संहिता लगा दी जाए। किस बात का डर था? क्या 1 घंटे रुक के सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, हम न्यायपालिका को इतना सम्मान नहीं दे सकते? क्या यह सुप्रीम कोर्ट के कई की अवमानना नहीं है? वो तो ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको माइंड नहीं किया या उनकी नजर नहीं पड़ी या देखकर भी कई बार अनदेखा कर दिया, लेकिन क्या यह उचित परंपरा है कि जिस मसले की सुनवाई 1 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट में लगी हो, आप आचार संहिता लगा देते हैं? मकसद क्या है राज्य निर्वाचन आयोग का? क्या इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है क्या आयोग? मैंने लंबे समय तक मनोज कुमार जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इनकी वर्किंग देखी है। ये ऐसे नहीं थे जैसे अब हो गए हैं, पर ऐसे ही लोग होते हैं जो बाद में आते हैं। शायद ये भी कारण हो सकता है। तो पहले 1995 का विवाद खड़ा करना और राज्य निर्वाचन आयोग आंख में पट्टी बांध लिया था, कान में रुई और मुंह में टेप, जैसे कुछ न सुन रहा है, न कुछ देख रहा है और न कुछ बोल रहा है। और फिर 2015 वाला कोर्ट की वजह से जारी करना पड़ा। और जब 1 घंटे बाद सुनवाई लगी है सुप्रीम कोर्ट में, तो 10 बजे जल्दी से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना। क्या यह महज संयोग है और या फिर राज्य सरकार का प्रयोग जो राज्य निर्वाचन आयोग के सहारे हो रहा है? मसला दिलचस्प है। और ऐसी क्या हड़बड़ी है? 1 घंटे क्या रुका नहीं जा सकता था? जब आप 5 महीने से चुनाव नहीं करा रहे हैं, गांव के लोगों को उनका अधिकार नहीं दे रहे हैं, विकास के योजनाएं गांव में ठप पड़ी हैं, तब आपको चिंता नहीं थी कि चुनाव कराना है। और जब 1 घंटे बाद सुनवाई लगी है सुप्रीम कोर्ट में, तुरंत अधिसूचना जारी हो गई। और तो और सुबह जब लोग सो के उठे तो 14 एसएसपी बदल चुके थे, कई जगह नए नए कमिश्नर भी पहुंच चुके थे, एडीजी, आईजी, डीआईजी बदल चुके थे। ये एक नई किस्म की परंपराएं हैं। हालांकि ये कोई नई नहीं है, इसके पहले भी सरकारें ऐसा करती आई हैं, लेकिन इतना खुल्लम खुल्ला कोई नहीं करता था जितना अब हो रहा है। तो आज हम इसी विषय पर डिबेट करने वाले हैं कि दुरुपयोग को कैसे रोकें। राज्य निर्वाचन आयोग कम से कम दिखाने के लिए तो निष्पक्षता और कार्यकर्ता दिखे, इतना भी क्या राज्य सरकार के इशारे पे काम करना? दूसरा प्रश्न। तीसरा, क्या 4 चरणों से हम शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी चुनाव करा पाएंगे? और क्या हमारी मशीनरी इसके लिए तैयार है? क्योंकि इसके ठीक बाद यूपी बोर्ड के चुनाव, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होनी है। लाखों बच्चों का भविष्य फंसा हुआ है इस चुनाव के चक्कर में। या तो आप पहले करा लेते या बाद में कराते। अब उन बच्चों का भी भविष्य अधर में फंसा हुआ है, क्योंकि सारी मशीनरी तो चुनाव में लगी है, परीक्षा कौन कराएगा? गंभीर प्रश्न है। कुछ बयान सुने, आज की डिबेट बड़ी दिलचस्प है। पहले चरण का मतदान जो है वो 15 अप्रैल को होगा, दूसरे चरण का 19 को होगा, तीसरे चरण का 26 को होगा और चौथे चरण का 29 अप्रैल को होगा। और मतगणना अगले महीने यानी मई महीने में 2 तारीख से प्रारंभ होगा। आज चुनाव आचार संहिता भी लागू है, उसकी घोषणा कर दी गई। तो ये कहना कि टालने का काम है, टलवाना तो ये चाहते थे कि ना हो, लेकिन इनकी मंशाएं पूरी नहीं हुई। चुनाव समय से होंगे और निष्पक्ष होंगे। गली गलियारे, मेड़, किसान, खेत और खलियान में ये आम चर्चा है कि योगी सरकार और मोदी सरकार ने देश की और प्रदेश की पहचान संपूर्ण विश्व में बनाई है। कार्यकर्ता हमारा भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से चुनाव की दृष्टि से तैयार रहता। हम ये नहीं है चुनाव आता तो तब तैयारी करते हैं। हम 5 साल ही जनता के साथ जुड़े रहते हैं, जनता के मुद्दों के साथ अपना काम करते हैं। ये सरकार की साजिश थी कि सुप्रीम कोर्ट को अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमने सारा प्रोग्राम जारी कर दिया है, अब उसमें कुछ नहीं करना चाहिए।
और हुआ भी वही कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में गड़बड़ी कराने के पूरी तरीके से निर्णय ले चुकी है। उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार तय है, चाहे वो कितना भी पुलिस का दुरुपयोग कर ले, कितना भी मशीनरी का दुरुपयोग कर ले, कितना भी सत्ता का दुरुपयोग कर ले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ अन्याय किया है, युवकों के साथ अन्याय किया है, महिलाओं के साथ अन्याय किया है, कोई काम नहीं किया है, सिर्फ असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात की है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की हार होगी। तो आज के कार्यक्रम और इस विशेष परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के 14 करोड़ से ज़्यादा लोगों का ये चुनाव है। मेरे साथ हरिश्चंद्र श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस से हैं, जूही सिंह समाजवादी पार्टी से, राजेंद्र भवनवाल जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, और धर्मवीर चौधरी बहुजन समाज पार्टी के